हेलो एवरीवन। सो बेलराइज इंडस्ट्रीज पे एक शॉर्ट डिस्कशन करेंगे। आज हम दो नए अपडेट्स आए हैं इस कंपनी की तरफ से। एक तो बिजनेस के रिलेटेड है, बिजनेस में कुछ नए डेवलपमेंट्स हुए हैं, मिड टू लॉन्ग टर्म में कुछ नए प्रोस्पेक्ट्स लग रहे हैं, उस पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा प्रोमोटर ने कुछ रिसेंटली थोड़ा बहुत स्टेक सेल किया है, तो उसका रीजन क्या है, क्या कुछ नेगेटिव है, ओवरऑल कंपनी का कैसा आउटलुक लग रहा है, उस पर भी एक शॉर्ट डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बिजनेस स्पेसिफिक क्या नया डेवलपमेंट है उस पर बात करते हैं। अपने इनका Q2 का जो एनालिसिस किया था बेलराइज इंडस्ट्री का, वहां पे हमने डिस्कस किया था कि ये कंपनी एक इंडियन डिफेंस ओईएम को ऑलरेडी मतलब कंपोनेंट्स वगैरह सप्लाई कर रही है डिफेंस के, जो कि इनडायरेक्टली इनको एक्सपोर्ट में भी एक्सपोजर दे रहा है, क्योंकि वो जो इंडियन डिफेंस ओईएम है वो इनसे कंपोनेंट्स वगैरह सोर्स करके एक्सपोर्ट में एंड सप्लाई जो है वो एक्सपोर्ट में कर रहा है। इसके अलावा एक इजराइल की डिफेंस ओईएम कंपनी के साथ में इनका जो डिस्कशन है वो काफी एडवांस स्टेज में है, वहां पे कुछ बड़े डेवलपमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। सो माइट बी ये वही कंपनी है जिसके रिगार्डिंग ये अपडेट आया है। तो इजराइल की एक कंपनी है डिफेंस की, प्लासन सासा करके इनका नाम है। इस कंपनी के साथ में बेलराइज इंडस्ट्रीज का नेक्स्ट 3 ईयर के लिए एक स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट हुआ है, अगले 3 साल के लिए। अब प्लासन सासा जो कंपनी है ये सिर्फ इसराइल में नहीं बल्कि ग्लोबली अगर आप देखोगे तो बहुत सारे कंट्रीज में डिफेंस के जो वो आर्मर्ड व्हीकल्स होते हैं, बुलेट प्रूफ हो गया, ब्लास्ट रेजिस्टेंट हो गए, उस तरीके के व्हीकल्स बनाना, अलग जो डिफेंस के कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे कंपनी बना के डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के मिलिट्री को सप्लाई करती है। यूएस हो गया, मिडल ईस्ट हुआ, यूरोप हुआ, तो काफी बड़ा एक्सपोजर है। अराउंड $2 बिलियन की ये कंपनी है। इनके साथ में बेलराइज इंडस्ट्री का ये 3 साल का स्ट्रेटेजी एग्रीमेंट हुआ है। एग्रीमेंट का जो मेन कोर है वो है आपका एटम। एटम मतलब आपका ऑल टेरेन इलेक्ट्रिक मिशन मॉड्यूल करके इसका फुल फॉर्म है। तो इस प्लेटफॉर्म के लिए बेलराइज इंडस्ट्रीज का इनके साथ में एक टाई अप हुआ है। अच्छी चीज क्या है कि ये जो टाई अप है ये सिर्फ डोमेस्टिक स्पेसिफिक नहीं है बल्कि एक्सपोर्ट में यानी इंटरनेशनल ऑर्डर्स के लिए भी ये जो कंपनी है प्लासन सासा, इनको जो भी फ्यूचर में इंक्रीमेंटल ऑर्डर्स आएंगे अलग दूसरी कंट्री से इंडिया के अलावा, वहां पे भी बेलराइज इंडस्ट्रीज जो है वो इनका प्राइम सप्लायर रहेगा, यानी कि इनसे सोर्सिंग वगैरह कंपोनेंट्स की ये कंपनी करेगी। तो कंपनी को एक्सपोर्ट का एक्सपोजर भी मिलेगा, प्लस डोमेस्टिक में एमओडी जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, उनके थ्रू कंपनी डिफेंस के, मिलिट्री फोर्सेज के, पैरामिलिट्री फोर्सेज के ऑर्डर्स वगैरह लेने का ट्राई करेगी। एक और जो अच्छी चीज है इसमें कि ये जो बेलराइज इंडस्ट्रीज है वो इसमें सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं करेगी कि सिर्फ कंपोनेंट बना दिया और सप्लाई कर दिया। ये जो कंपनी है प्लासन सासा, ये बेलराइज के साथ में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगी। मतलब पूरा नो हाउ जो है आपका डिजाइनिंग से लेकर के मैन्युफैक्चरिंग कैसे करना है, क्वालिटी चेक कैसे किया जा सकता है, प्लस मतलब इसको आगे आप और इनोवेशन कैसे कर सकते हो, उसमें नई नई चीजें कैसे ऐड कर सकते हो, ये सारा टेक्नोलॉजी नो हाउ जो है वो बेलराइज के साथ में शेयर करेगा, बेलराइज को सिखाएगा। तो ये इससे होगा क्या कि ये एक शॉर्ट टर्म में सिर्फ रेवेन्यू स्पाइक नहीं देगा बेलराइज को, मिड टू लॉन्ग टर्म में ना इनकी कैपेबिलिटी काफी स्ट्रांग कर देगा। अगर आपको याद हो तो हमने Q1 Q2 दोनों के एनालिसिस में डिस्कस किया था कि बेलराइज की मैनेजमेंट का विजन है कि हम हमारा जो नॉन ऑटो बिजनेस है ना उसका मिक्स हमको बढ़ाना है। मतलब ऑटोमोटिव बिजनेस से डिपेंडेंसी थोड़ी सी कम करनी है, क्योंकि ऑटो की जो सिक्लिकलिटी है, मतलब सिक्लिकल इंडस्ट्री है, कल को अभी अभी अप साइकिल चल रहा है लेकिन कल को जब भी डाउन साइकिल आएगा तो बिजनेस इंपैक्ट हो सकता है, तो उसको कम करना है। और नॉन ऑटो इंडस्ट्री जैसे एरोस्पेस हो गया, डिफेंस हो गया, जिसके लिए इन्होंने सब्सिडरी भी इनकॉर्पोरेट करी अभी कुछ टाइम पहले, और इसके अलावा जो आपके इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट है, कंज्यूमर ड्यूरेबल वगैरह जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उन वाले सेगमेंट में भी इनका टारगेट है डाइवर्सिफाई करने का। तो उस पर्पज से कंपनी के लिए काफी बड़ा डेवलपमेंट है, काफी बड़ा स्टेप है। नाउ अब समझते हैं कि ये एटम क्या है। तो एटम हो गया आपका ऑल टेरेन इलेक्ट्रिक मिशन मॉड्यूल। तो जैसे आप वो काफी सारे ट्रक और दूसरे व्हीकल्स के पीछे देखते हो ना, ट्रेलर सा ऐड कर दिया जाता है, उसी तरीके का ट्रेलर है, लेकिन ये एक स्मार्ट डिवाइस है। मतलब इसके खुद के व्हील्स वगैरह, मोटर वगैरह, बैटरी वगैरह होता है, तो खुद की पावर ये जनरेट करता है। प्लस इसके अलावा एक तरीके का ये पावर बैंक की तरह भी काम करता है। मतलब बहुत सारे ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे सोल्जर्स को मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की सप्लाई वहां पे अवेलेबल इजीली नहीं होती है, तो उन एरियाज में जो सोल्जर्स वगैरह हैं वो अपने डिवाइसेस हो गए, जो ड्रोन्स वगैरह हो गए, वो सब इससे चार्ज कर सकते हैं। प्लस आपके जो ये सेंसर्स वगैरह होते हैं, कैमरा हो गया, कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, ये सब आप इनसे यूज कर सकते हो। तो एक चलता फिरता पावर बैंक की तरह काम करता है। दूसरा, क्योंकि ये स्मार्ट डिवाइस है, तो जैसे आपके बाकी जो नॉर्मल टेरेन वगैरह जो होते हैं, ट्रेलर वगैरह जो होते हैं, उनमें जब आप मतलब जो ड्राइवर है जो गाड़ी को जो टर्न करता है, रिवर्स लेता है, यू टर्न लेता है, तो उतनी एफिशिएंसी नहीं होती है उसका। मतलब वो गाड़ी के साथ में इतना सिंक के साथ में काम नहीं करता। ये क्योंकि ये स्मार्ट डिवाइस है
तो ड्राइवर जो भी कमांड देता है ना, मतलब आपको वही यू टर्न वगैरह लेना है, रिवर्स करना है, तो बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग ये काम करता है। जैसे ट्रेन में आप देखते हो ना, इंजन के पीछे जो कोचेस होते हैं बिल्कुल एकदम सिंक में चलते हैं, उस तरीके का तो वैसा डिवाइस है। और अगेन सबसे एक और एडवांटेज क्या है कि ये रोबोट की तरह भी काम करता है, यानी कि कई जगह ऐसे डेंजरस एरियाज होते हैं, रिस्की एरियाज होते हैं, जहां पे आपको सोल्जर्स को सप्लाई भेजनी है, और सोल्जर्स मतलब आप वहां पे उनको नहीं भेज सकते, आपको स्काउटिंग वगैरह पहले करवाना है, तो इसको एज अ रोबोट भी आप यूज कर सकते हो, वो गाड़ी से डिटैच करके आप मतलब उस यूज केसेस में भी ये आता है, तो काफी एफिशिएंट है ये बहुत सारे एरियाज में। इंडिया में इसके पार्ट्स वगैरह, कंपोनेंट्स वगैरह बेलराइज का ये टाई अप हुआ है मैन्युफैक्चर करने का, तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। प्लस ये कंपनी के लिए हाई मार्जिन होने वाला है, मतलब हाई वैल्यू हाई मार्जिन वाला बिजनेस है। जो इनका करंट ऑटोमोटिव बिजनेस है उसमें मार्जिन इनके 11-12% के आसपास रहते हैं, इसमें कंपनी के मार्जिन और इंप्रूव होंगे, लेकिन ऑफकोर्स नियर टर्म में बड़ा स्पाइक हमको नहीं देखने को मिलेगा। मिड टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी के लिए ये बड़ा डेवलपमेंट है। वर्किंग कैपिटल इसका हाई जरूर होगा, लेकिन मैनेजमेंट का कहना है कि हाई रोसी हमारे लिए बिजनेस लेकर के आएगा। करंटली इनका आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखोगे तो मिड टीन के आसपास है, 14-15%। इस बिजनेस का आरओसी उससे भी अच्छा होगा, तो लॉन्ग टर्म में आपके मार्जिन को भी बूस्ट करेगा और ओवरऑल आपका रिटर्न रेशियो जो है उसको भी इंप्रूव करेगा। लेकिन वर्किंग कैपिटल कंपनी का इंक्रीज होगा, तो उसको ये कैसे मैनेज करेंगे वो हमको आने वाले कॉन कॉल में पता चलेगा। प्लस स्पेसिफिकली कब से इसके ऑर्डर आने स्टार्ट होंगे, मिड टर्म में अगले 2-3 साल में कितना रेवेन्यू मिक्स कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है इस पूरे डेवलपमेंट से, वो सारी चीजें हमको ऑफकोर्स कॉन कॉल में जाके और अच्छे डिटेल में पता चलेगी। लेकिन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है ये इस कंपनी के लिए। नाउ अब अगर इनका दूसरा पार्ट, दूसरा जो अभी अपडेट आया उस पर बात करें कि स्टेक प्रमोटर ने सेल किया है, तो लगभग 6 से 7% का स्टेक सेल किया है प्रमोटर ने। बट इसमें कुछ नेगेटिव नहीं है, क्योंकि उनके मतलब ये जो प्रोमोटर्स हैं इन्होंने मार्केट को ऑलरेडी इसका इन्फॉर्मेशन पहले से दिया हुआ था। सो आईपीओ के टाइम पे ना इनकी 2 एंटिटी थी जिसको मर्ज करने का इन्होंने मार्केट को प्रॉमिस किया था। अब अगर ये करंट प्रोमोटर होल्डिंग के ऊपर उसको मर्ज करते तो जो प्रोमोटर का स्टेक है ना वो 75% क्रॉस कर देता, तो जो सेबी का रूल है वो ब्रेक हो जाता। तो उसको मतलब वो उस रूल को कंप्लाई करने के लिए इन प्रोमोटर्स ने लगभग 6-7% का अपना स्टेक अभी सेल किया है। सो आगे चल के ये जब मर्ज एंटिटी होगी, कंसोलिडेटेड एंटिटी में कन्वर्ट होगी, तो प्रोमोटर का जो स्टेक है वो ओवरऑल सेबी के रूल के अकॉर्डिंग रहेगा। तो ये पर्पस था, मतलब कोई ऐसा हिडन इंटेंशन या कुछ ऐसा सिर्फ पैसा निकालना है बिजनेस से उस वजह से नहीं सेल किया है, ऑलरेडी मार्केट को इन्फॉर्म किया था, उसकी वजह से इन्होंने ये सेल किया है। प्लस इसमें अगर आप पार्टिसिपेट देखोगे तो एसबीआई म्यूचुअल फंड हो गया, ब्लैक रॉक हो गया, मतलब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया है, तो एक तरीके से बिजनेस पे और आपका कॉन्फिडेंस डेवलप करता है ये सारे जो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हुए कंपनी के लिए। और बाकी अगर हम देखें तो नंबर्स वगैरह तो अच्छे आई थे इनके। एक इनका बस ये फर्स्ट हाफ में कैश फ्लो का प्रॉब्लम था, बट वो ट्रांजिटरी है, हमने उस टाइम पे भी डिस्कस किया था कि एक तो इनके 3 से 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इसी साल स्टार्ट हुए हैं, तो उसके लिए जो मशीनरीज इक्विपमेंट्स वगैरह चाहिए वहां पे कंपनी ने एडवांस में अपने सप्लायर को पैसा दिया है, उसकी वजह से थोड़ा सा कैश फ्लो स्टक हुआ। दूसरा, कंपनी की इन्वेंट्री क्लीन नहीं हो पाई टाइम पे, क्योंकि इनका जो बड़ा क्लाइंट है टाटा मोटर, उनका वो जो साइबर अटैक का इशू हुआ उसकी वजह से इन्वेंट्री थोड़ी सी स्टक हो गई। लेकिन ऑफकोर्स सेकंड हाफ में आपका वो मतलब क्लीन होगा इन्वेंट्री भी, और ये सारे भी आपके इक्विपमेंट्स वगैरह आने स्टार्ट होंगे, तो कैश फ्लो आपका इंप्रूव हो जाएगा। ऑलरेडी अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो हेल्दी ग्रोथ रही है कंपनी के कैश फ्लो में। प्लस एक जो सबसे अच्छी चीज हुई है कि आईपीओ से कंपनी ने बैलेंस शीट डी लेवरेज करी है अपनी। पहले आई थिंक इनका 3000 करोड़ के आसपास का डेट था, अभी आप देखोगे 1400-1500 करोड़ के लमसम का डेट है, तो बैलेंस शीट डी लेवरेज हुई है। इसकी वजह से आप देख रहे हो बॉटम लाइन में हमको एक बहुत सॉलिड अर्निंग ग्रोथ भी देखने को मिल रही है। लगभग 60-70% के आसपास का ग्रोथ रहा है कंपनी का अगर हम फर्स्ट हाफ की बात करें, और सेकंड हाफ का भी ओवरऑल ट्रेंड काफी अच्छा लगता है मुझे पर्सनली। थोड़ा सा बेलराइज को देखते हुए वो बेक्टर फूड वाला मतलब फ्लेवर भी दिखता है इसमें, क्योंकि उस कंपनी का भी जब आईपीओ आया था तो ओएफएस बिल्कुल नहीं था, सारा पैसा जो था वो कंपनी के एक्सपेंशन के लिए उन्होंने रेज किया था। उनका भी गाइडेंस, मतलब मैनेजमेंट काफी कंजर्वेटिव है बेलराइज की तरह, ये भी मिड टीन का गाइडेंस देते हैं, उनकी भी मैनेजमेंट मिड टीन का गाइडेंस देती थी। बेलराइज का भी अगर आप ग्रोथ पोटेंशियल देखोगे, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि कंपनी हाई टीन से 20% के आसपास के रेट से बहुत आराम से ग्रो कर सकती है, क्योंकि आई मीन आप लास्ट 5 ईयर 10 ईयर का ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे ना, जहां पे ऑटो इंडस्ट्री काफी अंडर परफॉर्म कर रही थी, मतलब काफी चैलेंजिंग फेस में जा रहा था,
वहां पे इसने इंडस्ट्री को 10 टाइम आउट परफॉर्म किया। मतलब इंडस्ट्री की ग्रोथ आई थिंक 1-2% थी, इन्होंने 12% से ग्रो किया है। और तब सिर्फ टू व्हीलर था इनके पास। अब आप देखोगे तो फोर व्हीलर, कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल में कंपनी के पास नए नए कंपोनेंट्स आ गए हैं। अगले 2-2.5 साल में इनका टारगेट है कि उस बिजनेस को इनको डबल करना है, मोर देन डबल करना है। और साथ में आपका टू व्हीलर का ग्रोथ का आउटलुक भी अभी आप इंडस्ट्री का देखोगे तो अर्ली टीन के आसपास है। तो बहुत आराम से हाई टीन से 20% के आसपास का ग्रोथ कंपनी डिलीवर कर सकती है टॉप लाइन में। बाकी क्योंकि एक तो ये हाई वैल्यू हाई मार्जिन वाला बिजनेस ऐड हुआ है, हालांकि पीएनएल में हमको इसका मीडियम टर्म में इंपैक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन फाइनेंशियल लेवरेज का बेनिफिट मिलेगा कंपनी को, क्योंकि इंटरेस्ट कॉस्ट आपका कम होता जा रहा है और अर्निंग ग्रोथ आपको उसमें अच्छी देखने को मिलेगी। तो 25 से 30% का अर्निंग ग्रोथ कंपनी डिलीवर बहुत आराम से कर सकती है अगर हम अगले 1.5 से 2 साल का पॉइंट ऑफ व्यू लेके चले। वैल्यूएशन अगेन अगर आप बाकी ऑटो एंसिलरी कंपनी से कंपेयर करोगे तो काफी मतलब नीचे के लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है, और यहां से भी वैल्यूएशन रीरेटिंग का पोटेंशियल है। हालांकि हमने जब से डिस्कस किया तब से अराउंड 20 से 25% की रीरेटिंग हो चुकी है अगर हम पीई की बात करें, स्टॉक प्राइस की बात करें, बट स्टिल जैसे पोटेंशियल अभी है, जो बिजनेस का परफॉर्मेंस है, मैनेजमेंट का गाइडेंस है, ऑर्डर बुक वगैरह अगर आप देखोगे तो बहुत आराम से 25 से 30% का अर्निंग ग्रोथ का पोटेंशियल लगता है कंपनी का। तो ये ओवरऑल डिस्कशन था बेलराइज के ऊपर। बाकी ट्रैकिंग कंटिन्यू रखेंगे। आपके जो भी डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।